नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं कपिल सोनी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। ये जो टॉपिक आज अपने शुरू करने जा रहे हैं ना, इस टॉपिक को लेकर के काफी बार मैंने ऑनलाइन भी सर्च करके देखा तो कोई विशेष प्रकार की वीडियो उपलब्ध है नहीं है। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग प्रत्येक परीक्षा में जो भी राजस्थानी लेवल की जो परीक्षा है, राजस्थान लेवल की, उसके अंदर ये लगभग टॉपिक आता ही आता है। इस टॉपिक का जो नाम है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा और बोलियां। तो बोलियां जो है ये राजस्थान की बोलियां हैं। तो राजस्थानी भाषा और बोलियां, भाई इस टॉपिक पे अपने आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बार बच्चों का ये आता है मैसेज वगैरह, या बच्चे बोलते हैं कि ये जो टॉपिक है ये प्रॉपर रूप से समझ नहीं आ पाया है। तो आज के बाद तो आप इसको भूलने वाले हो नहीं हो, ये इस तरीके से आप आज पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक को। तो आपको याद रखना है राजस्थानी भाषा जो कि हमारी मातृभाषा है, और राजस्थानी बोलियां, इसको लेकर के ये बनाया गया है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा और बोलियां ये दो शब्द आ रहे हैं तो दोनों में कोई ना कोई फर्क होगा। तो भाषा जो है इसका जो क्षेत्र होता है ये विस्तृत क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र। बड़े क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है ना, अपने सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो वो बड़ा जो क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र हो, वहां होती है भाषा। और अगर संकीर्ण क्षेत्र हो, छोटा क्षेत्र हो, तो वहां पर क्या होती है? बोलियां। बोली जो है ना, इसी के मिश्रण से ही क्या तैयार होती है? भाषा तैयार होती है। बोलियों के मिश्रण से ही क्या तैयार होती है? भाषा तैयार होती है। तो भाषा जो है वो विभिन्न प्रकार की बोलियों से मिलकर बनी है। अब अगर हम देखेंगे हमारे राजस्थान की भाषा कौन सी है, तो राजस्थान की जो भाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी भाषा है। राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, और ये लगभग 73 बोलियों का मिश्रण है। 73 बोलियां जो है वो इसमें बोली जाती है। 1961 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, 1961 की जनगणना के अनुसार, और ये 73 बोलियों का मिश्रण ही आज ये क्या कहलाता है? राजस्थानी भाषा। हालांकि 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि उसमें 73 बोलियों के स्थान पर 72 भी बताया जा रहा है, 71 भी बताया जा रहा है, अलग अलग बताया जा रहा है। पर आप लोगों को, प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो है कि 73 ही उत्तर सही है, 73 बोलियों का ये मिश्रण है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो उपलब्ध है वो पूरा कि किस तरीके का भाषा परिवार है, विश्व के भाषा परिवारों में हमारी राजस्थानी भाषा कहां पर है पूरी दुनिया के अंदर, और भाषा परिवार जो पूरी दुनिया के हैं वहां पर हम लोग जो हमारी राजस्थानी भाषा है, हमारी प्यारी राजस्थानी कौन से स्थान पर है, किस तरीके से हम पढ़ते हैं। देखिए, पूरे विश्व के अंदर जो भाषा परिवार है, पूरे विश्व के जो भाषा परिवार हैं, विश्व के भाषा परिवार, तो पूरे विश्व के जो भाषा परिवार है उनका अलग अलग विद्वानों ने ना अलग अलग उनकी संख्या बताई है, उनका वर्गीकरण भी अलग अलग किया गया है। लगभग कुछ विद्वान बताते हैं कि पूरे विश्व में जो भाषा परिवार है उनकी संख्या 10 बताई गई है। कई जगह पर आप लोगों को इनकी संख्या 12 मिलेगी, कई जगह इनकी संख्या 14 मिलेगी। तो अलग अलग विवरण ये आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विद्वानों के अनुसार से मिलेगा, है ना। तो जो भाषा वैज्ञानिक है उन लोगों का मोस्टली ये कहना है कि पूरे विश्व के भाषा परिवार कितने हैं? 10 है। उनमें से एक भाषा परिवार अपने पास जो है वो है भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा है? भारोपीय। जैसे नाम से ही विदित हो रहा है आपको, भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय। तो भारत और यूरोप का बीच का जो क्षेत्र है, भारत से लेकर के यूरोप तक का, ये यहाँ की जो भाषाएं हैं ये ध्वनि के रूप में, इनके वर्णों का स्वरूप है, इन भाषा का जो लिपियां हैं, इनकी काफी सारी चीजें हैं जो आपस में मिक्स कर रही हैं। और खास करके सबसे ज्यादा जो मिक्स हो रहा है, सबसे ज्यादा जो एक जैसा सामंजस्य स्थापित हो रहा है वो हो रहा है इनकी ध्वनियों के अंदर, इनके बोलने के उच्चारण की ध्वनियों में। तो भारत से लेकर यूरोप तक का जो भाषा परिवार है इसको नाम दिया गया है भारोपीय भाषा परिवार। देखिए, भारोपीय भाषा परिवार है ना, ये यहां लिखा हुआ, ये इसका दो पार्टीशन है। एक को बोला जाता है कैंटुम वर्ग, एक को बोला जाता है सतम वर्ग। दो वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। दोबारा सुनिए, भारतीय भारोपीय जो भाषा परिवार है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, कैंटुम वर्ग और सतम वर्ग। कैंटुम वर्ग है ना, इसमें आती है कैल्टिक, जर्मनिक, इटैलिक, ग्रीक। इन भाषाओं के नाम से आपको पता चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज की है, ठीक है।
और जो सतम वर्ग आता है उसमें अल्बेनियन, अरब कंट्रीज के वगैरह का, आर्मेनियन, बाल्टोस्लाविक और भारत ईरानी। अब इसमें से हमें जो उठाना है, हमें इसमें से जो उठानी है वो उठानी है भारत ईरानी। यानी आपको पूछा जाए राजस्थानी भाषा विश्व के भाषा परिवारों में, तो आप बताएंगे बारोपिया भाषा परिवार। बारोपिया भाषा परिवार में से ये कौन से वर्ग में आएगी? जो राजस्थानी है ये आएगी सतम वर्ग में, सतम वर्ग में। सतम वर्ग के अंदर ये कौन सी भाषा में आएगी? ये आएगी भारत ईरानी में। अब जो ये भारत ईरानी है ना, इसके भी आगे कई पार्टीशन है। देखो, भारत ईरानी भाषा परिवार, इसके आगे 3 पार्टीशन है, भारतीय आर्य भाषाएं, दरद और ईरानी। तो भारत ईरानी भाषाओं में से जो 3 पार्टीशन हुए हैं, इसमें से हमारी राजस्थानी जो है वो इस भारतीय आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। तो बारोपिया भाषा परिवार के 2 हिस्से, 2 वर्ग है, कैंटुम और सतम। तो हमारी राजस्थानी या हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो इन सब में टोटल 8 है, आपको ध्यान रखना है। बारोपिया भाषा परिवार में टोटल कितनी है? 8 है। इनको 4-4 वर्गों में इस तरीके से बांटा गया है, 4 कैंटुम है, 4 सतम है। तो जो सतम है उनमें से जो चौथी है भारत ईरानी, ये भारत ईरानी भाषा परिवार एक उसका हिस्सा हो गया। और इस भारत ईरानी परिवार के आगे कितने हिस्से बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं हैं, दरद है और ईरानी है। तो इसमें से हमारे भारत की भाषाएं किसमें आएंगी? भारतीय आर्य भाषाएं में। अब भारतीय आर्य भाषा जो है, भारतीय आर्य भाषाएं जो है उनमें सबसे मूल, सबसे प्राचीन जो मानी जाती है वो है संस्कृत। और बाकी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से निकली हुई भाषाएं मानी गई हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी। ध्यान रखें, उर्दू भी भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा ही है। उर्दू जो है वो कोई अरब कंट्रीज की ओर से आई हुई भाषा नहीं है। लिपि उसकी है ना, वो अरेबियन लिपि है उसको लिखते समय, बट उसमें जो ध्वनि यूज की गई है, उनमें जो वर्ण यूज किए गए हैं, उनमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो भारतीय भाषा ही है। और उसके अलावा बंगाली, उड़िया, असमिया, नेपाल की नेपाली और श्रीलंका की सिंहली, ये ध्यान रखना, श्रीलंका की सिंहली और नेपाल की नेपाली, सिंधी और लहंदी। सिंधी भारत में भी बोली जाती है, पर सिंधी और लहंदी 2 भाषाएं मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान की मानी जाती है। तो पाकिस्तान की सिंधी और लहंदी, नेपाल की नेपाली, श्रीलंका की सिंहली। हालांकि श्रीलंका द्रविड़ भाषा परिवार वाली साइड में है, तो वहां द्रविड़ भाषा का भी प्रभाव है, परंतु वहां की सिंहली भाषा जो है उस सिंहली भाषा को आपको याद रखना है किसमें आता है, वो भारतीय आर्य भाषा परिवार में। तो पाकिस्तान की सिंधी और लहंदी, ये सब भाषाएं जो है ये आपको ध्यान रखनी है किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। भारतीय आर्य भाषाओं में इनको शामिल किया गया है। तो हमारी जो राजस्थानी है ना वो भी यहीं से निकलेगी। कैसे? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, इस पे अपने चर्चा आगे करेंगे। तो इसी संस्कृत से हिंदी बनी है, संस्कृत से उर्दू, पंजाबी, बंगाली, उड़िया ऐसे बनी है। तो इसी से ही एक भाषा निकलेगी हमारी राजस्थानी, जो मूल रूप से संस्कृत से उत्पन्न होगी। चलिए उसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। देखिए, ये इस तरीके से आप इसको समझिएगा कि प्रारंभ में वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक काल जो था, उस समय जो हमारी भाषा थी उसका नाम था वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है ये प्राचीन भाषा होगी, जिसमें मूल रूप से वेद, उपनिषद, है ना, इन ग्रंथों की जो रचना हुई है ना, वेदों की रचना, वेद, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेदांग हो गया। तो इन सब की जो रचनाएं हुई हैं ये वैदिक संस्कृत में हुई है। अब वैदिक संस्कृत 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, एक पाली में, एक लौकिक संस्कृत में। तो लौकिक संस्कृत वो है जिसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना जिस संस्कृत में हुई उसको हम बोलते हैं लौकिक संस्कृत। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित हम जिस भाषा की बात करते हैं, बौद्ध ग्रंथ जिसमें लिखे गए, तो बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा है उसको आप याद करें, वो कौन सी हो गई? पाली हो गई। अब पाली जो भाषा है वो बोलने चलने की दृष्टि से थोड़ा सा कठिन भाषा लग रही थी, जैसे संस्कृत, तो उससे आसान निकली लौकिक संस्कृत, पाली भी बनी। पाली को भी अभी जो है ये शास्त्र सम्मत भाषा ही मानी जा रही थी। तो उससे आगे एक नई भाषा का उद्भव होता है जिसको हम बोलते हैं प्राकृत।
प्राकृत जो भाषा है ये कई रूपों में आगे आई। देखिए कई लोग पाली को भी प्रारंभिक प्राकृत कहते हैं और इसको पश्च प्राकृत कहा जाता है। तो प्राकृत कई भाषाएं आई और प्राकृत जो भाषा आई उन प्राकृत भाषाओं के अंदर जैन ग्रंथों की रचना की गई। जैन ग्रंथों की जो रचना की गई यह प्राकृत भाषा में हुई। इसी प्राकृत को ही कई लोग अपभ्रंश बोल देते हैं। इसी प्राकृत को ही कई लोग क्या बोल देते हैं, अपभ्रंश बोल देते हैं। परंतु मैं यहाँ प्राकृत और अपभ्रंश को अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं आपको। प्राकृत की बात आएगी तो 3 प्राकृत यहाँ पर मूल रूप से आएंगे। यह है सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत भाषा। तो हमारी सौरसेनी प्राकृत जो है ये वाली आपको याद रखना है। यहां इसके फिर 2 पार्टीशन हो रहे हैं और यहां पर आ रहा है गुर्जरी अपभ्रंश और यहां आ रहा है नागर अपभ्रंश। तो जो गुर्जरी अपभ्रंश है इस गुर्जरी अपभ्रंश से आगे 2 भाषाएं और बन जाएंगी। गुर्जरी अपभ्रंश से ही ध्यान दीजिए मित्रों राजस्थानी बनी है और इसी गुर्जरी अपभ्रंश से ही गुजराती भाषा बनी है। तो गुजराती और राजस्थानी इन दोनों भाषाओं का जो उद्भव हुआ है वो कौन से अपभ्रंश से आप मानेंगे, राजस्थानी से। अगर आपको अपभ्रंश पूछा जाए कि राजस्थानी का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ तो आप बताएंगे गुर्जरी अपभ्रंश से। यह सर्वमान्य मत है। यह अलग बात है कि कुछ विद्वान राजस्थानी भाषा का उद्भव नागर अपभ्रंश से मानते हैं, कुछ गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं, गुर्जरी से, कुछ मानते हैं इसका सौरसेनी अपभ्रंश से, कुछ सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से। परंतु जो सर्वमान्य मत है वो ये कहता है कि गुर्जरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है और इसी से ही गुजराती भाषा का उद्भव हुआ है। नागर अपभ्रंश जो है इससे मध्य भारत की कुछ भाषाएं जैसे मालवी वगैरह, भोपाली वगैरह, इन भाषाओं का बुंदेलखंडी आदि इनका जो उद्भव हुआ है वो नागर अपभ्रंश से भी माना गया है। तो ये आपको याद रखना है। परंतु अपने जो जरूरी है वो फिलहाल गुर्जरी अपभ्रंश है और इससे हमने कौन सी भाषा का उद्भव हुआ है, राजस्थानी भाषा का। दोबारा देखें मित्रों एक बार, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत और पाली बनी, पाली से प्राकृत भाषाएं निकली, प्राकृत में आपको उठानी है सौरसेनी प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत से आप आएंगे, सौरसेनी प्राकृत जो है इससे आप आगे निकले तो आपको जाना है गुर्जरी अपभ्रंश में और गुर्जरी अपभ्रंश से आप किस में जाएंगे, राजस्थानी में। इस तरीके से अलग अलग भाषाओं का ये उद्भव हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से राजस्थानी विकसित हुई है। चलिए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर ये मैं भी आपको बता रहा था कि अलग अलग अपभ्रंश से अलग अलग विद्वानों के मत रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है गुर्जरी अपभ्रंश। तो गुर्जरी अपभ्रंश से कौन मान रहे हैं, मोतीलाल जी मेनारिया और के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो किससे हुआ है, गुर्जरी अपभ्रंश से। फिर आया भैया नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश आया, नागरी अपभ्रंश तो पुरुषोत्तम मेनारिया और जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया ये मानते हैं कि भाई इसका उद्भव नागरी अपभ्रंश से हुआ। फिर आया सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से एल.पी. टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा और एल.पी. टेसीटोरी का ये मानना है कि इसका उद्भव तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ध्यान रखें मित्रों सौरसेनी प्राकृत भी है, एक सौरसेनी प्राकृत भाषा है और उसी से कई अपभ्रंश निकली है जिनमें से एक सौरसेनी अपभ्रंश भी है, ये ध्यान दीजिएगा। और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से ये माने हैं सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसको आप इस तरीके से भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, एक मैप के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की इसको कोशिश करता हूं। ठीक है, आप इसको राजस्थान मानिए। देखिए गुर्जरी अपभ्रंश का जो प्रभाव पड़ रहा है ये पक्का गुजरात वाली साइड से ही पड़ रहा होगा। ठीक है, और इस मारवाड़ी जो भाषा है हमारी पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियां हैं वहां पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो गुर्जरी अपभ्रंश का पड़ रहा है। तो गुर्जरी अपभ्रंश की बात आई ना तो आपको 2 याद रखने, मोती और मुंशी, मोती मुंशी ऐसे याद कीजिए। तो मोती मुंशी याद रखने हैं, मतलब मोतीलाल जी मेनारिया, और मुंशी से आप याद रखेंगे के.एम. मुंशी। ठीक है, इसके बाद में नागर अपभ्रंश है ना वो इस तरफ की भाषाओं पे ज्यादा प्रभाव डालेगी, नागर अपभ्रंश। तो नागर अपभ्रंश की बात आए तो भी आपको 2 फंदे याद रखने हैं, है ना। और इसमें आपको पूजा शब्द याद कर लो, पूजा से आप याद कर सकते हैं, पू से आप बनाएंगे पुरुषोत्तम जी मेनारिया और जा से आप बनाइए जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो आप यहाँ पूजा नाम से इसको याद कर सकते हैं। फिर ये जो एरिया है इस तरफ का, यहाँ पर जो प्रभाव था ये था सौरसेनी अपभ्रंश का।
और सौर सैन्य अपभ्रंश की बात आए, फिर आपको दो बंदे याद रखने हैं, एक है एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी, और एक आप याद रखें महावीर प्रसाद जी शर्मा। ठीक है, एलपी एलपी टेसीटोरी। यहां पर आप बताएंगे एलपी टेसीटोरी, और यहां आप बताएंगे महावीर महावीर प्रसाद शर्मा। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो रही बात सौराष्ट्रीय अपभ्रंश की सुनीति कुमार चटर्जी की, वो ये मानते हैं सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश तो इस पूरे को कवर कर लेगा, इस पूरे को जो कवर करेगा ना वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश करेगा, क्योंकि सौराष्ट्र हम गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्से को सौराष्ट्र बोलते हैं। तो इस तरफ से जो प्रभाव पड़ रहा है ना, इसके लिए कौन मान रहे हैं? सुनीति कुमार चटर्जी। इस तरीके से मित्रों आपको अलग अलग याद रखना है। दोबारा देखिए, ये मोती मुंशी, ठीक है, मोती मुंशी को आप याद रखें, मोतीलाल जी मेनारिया, और के एम मुंशी गुर्जर अपभ्रंश से, इसको याद रखना। नागर अपभ्रंश में पूजा शब्द याद रखिएगा, पुरुषोत्तम मेनारिया और जॉर्ज गिरियर्सन। ऊपर आपको पता है सौर सैनी, इसमें एलपी टेसीटोरी है और महावीर प्रसाद जी शर्मा है, और यहाँ आपको याद रखना है सुनीति कुमार चटर्जी। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव स्वीकार किया है। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, इसके अंदर से एग्जामिनर आपसे पक्का इस पेज से प्रश्न आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे, और आगे आ रहा है कि राजस्थानी भाषा का विकास का प्रमुख चरण। भी राजस्थानी भाषा आखिरकार बनी कैसे, उसके चरण क्या है, स्टेप टू स्टेप कैसे राजस्थानी बनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले संस्कृत है ना, वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत बनी, पाली बनी, प्राकृत बनी, फिर प्राकृत में कई प्राकृत आई जिसमें सौर सैनी प्राकृत आई, फिर उसमें गुर्जर अपभ्रंश आई, उससे राजस्थानी बनी। ऐसे ही आपको क्या याद रखना है कि कुछ विद्वानों के अनुसार ये इसका काल विभाजन किया गया है। ये असल में ये जो आपके सामने है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थानी भाषा का काल विभाजन बोला जाता है। तो इस काल विभाजन की जो मुख्य बात है आपके सामने है ये, ठीक है। और ये स्वीकार किया गया कि प्रारंभ में ये जो भाषा थी ये नागर अपभ्रंश से प्रभावित थी, नागर अपभ्रंश कहला, ये सर्वमान्य मत ही आपके सामने चल रहा है। ठीक है, नागर अपभ्रंश, और 1000 ईस्वी के आसपास इसका नाम नागर अपभ्रंश अपन यूं कह सकते हैं। फिर दूसरा आ रहा है कि गुर्जर अपभ्रंश था, तो गुर्जर अपभ्रंश, इसको किस गुर्जर अपभ्रंश के नाम से इसको जो जाना जाता है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी, 11वीं से 13वीं सदी के बीच का जो काल है उसको नामकरण किया गया है, उसका काल विभाजन, और इसको अपन बोले नामकरण। तो काल विभाजन और जो नामकरण है राजस्थानी भाषा का वो ये है कि जो पहली 1000 ईस्वी के आसपास का जो राजस्थान था, राजपुताना था हमारा, उसको, उस भाषा को क्या बोला गया है? नागर अपभ्रंश। 11वीं से 13वीं के बीच में जो रहा है ना, उसको क्या बोला गया है? गुर्जर अपभ्रंश। फिर 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का जो काल है यहां माना गया है प्राचीन राजस्थानी। अब यहां आकर के एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? कि राजस्थानी गद्य का प्रारंभ जो है वो इसी काल से माना जाता है। कौन से काल से माना जाता है? 13वीं से 16वीं शताब्दी का काल, जिसकी राजस्थानी को क्या कहा गया है? प्राचीन राजस्थानी कहा गया है। और यहीं से राजस्थानी गद्य का प्रारंभ हो रहा है। देखिए, कोई भी जो भाषा होती है ना, उसका प्रारंभिक स्वरूप पद्य होता है। एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तब भी वो पद्यात्मक रूप में बोलता है। आप जब छोटी कक्षाओं में थे, जब आपको याद करवाया गया, भाषा से रूबरू करवाया गया, तब भी आपको स्टार्टिंग में कविताएं या पोयम ही सिखाई गई है। इस तरीके से एक बालक भी जब सीखता है भाषा को, प्रॉपर रूप से जब सीखना शुरू करता है, तब भी उसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि पद्यात्मक शैली का प्रयोग ही किया जाता है। तो ये जो पद्यात्मक शैली का प्रयोग होता है, परंतु स्टार्टिंग में ठीक है माना पद्यात्मक था, परंतु कहीं तो जाकर गद्यात्मक रूप सामने आएगा। अब गद्यात्मक रूप वो होता है जिसमें कहानियां हो, निबंध आए, उपन्यास आए, एकांकी आए, कोई रिपोर्टाज आ गया, कोई रिपोर्टिंग आ गई, किसी की न्यूज से रिलेटेड है ना, सूचनाएं हो गई। ये जो चीजें हैं ये गद्य भाग में आती हैं। तो न प्राचीन राजस्थानी से आपको याद रखना है गद्य प्रारंभ हो गया, मतलब उसको कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के रूप में लिखा जाना प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद में 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, 16वीं से लेकर 18वीं जो शताब्दी है, यानी मुगल काल का वो हिस्सा जो अकबर के काल के आसपास से अपन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1500 कुछ शुरू हो रहा है ना। इसमें हुमायूं का काल भी आ सकता है, या 1526 से भी शुरू हो सकता है, बाबर से ही शुरू हो रहा हो।
तो मुगल काल के आगमन के पश्चात से लेकर और अंग्रेजों के आगमन तक का जो काल है 16वीं से 18वीं शताब्दी, यहाँ की राजस्थानी को कहा गया है मध्य राजस्थानी। यहाँ की जो राजस्थानी इसको क्या कहा गया है, मध्य राजस्थानी कहा गया है। और इस काल में राजस्थानी भाषा अपने स्वतंत्र स्वरूप में सामने आ गई। आपको प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी भाषा जो कि अपन ये मान रहे हैं अलग अलग अपभ्रंशों से निकली हुई, अलग अलग अपभ्रंशों से प्रभावित है, तो भाई इसका कभी तो स्वतंत्र अस्तित्व आया होगा। जो आज अपने देख रहे हैं, आज वर्तमान में हम जिस राजस्थानी को जानते हैं, आज वर्तमान में हम जिस राजस्थानी को पढ़ते हैं, भाई इसका कभी तो अस्तित्व आया होगा। तो इसका अस्तित्व जो आया, स्वतंत्र अस्तित्व, वो आपको याद रखना है 16वीं से 18वीं शताब्दी था। और उस समय इसे मध्य राजस्थानी कहा जाता था। मतलब आज के विद्वानों ने ये नाम रखा है, उस समय तो क्या कहा जाता था, ये काल आज किया गया है। इसे काल के तहत 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की राजस्थानी को एक नाम दिया गया है, वो नाम है मध्य राजस्थानी। 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक की जो राजस्थानी है, इसे अर्वाचीन राजस्थानी कहा जाता है। अर्वाचीन का मतलब हो गया नवीन राजस्थानी, नवीन। आप इसको आधुनिक राजस्थानी भी कह सकते हैं। तो आधुनिक या नवीन राजस्थानी जो है ये 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाएगी और 18वीं शताब्दी से लेकर के ये चलेगी भैया वर्तमान तक, इसको अर्वाचीन बोलेंगे। तो एक बार दोबारा देखिए, अगर प्रश्न आए राजस्थानी भाषा को मूल रूप से कितने कालों में विभक्त किया गया है, 5 कालों में, तो पांचों कालों के नाम, उनसे रिलेटेड जो शताब्दी है वो आपको याद रखनी है, सन वगैरह, और उसके बाद में आपको याद रखने उससे रिलेटेड तथ्य, इनको आप याद कीजिएगा। सबसे पहले है नागर अपभ्रंश, फिर है गुर्जर, फिर प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्य राजस्थानी, फिर अर्वाचीन राजस्थानी। यहां सन आ रहा है 1000 ईस्वी, 11 से 13वीं शताब्दी, 13वीं से 16वीं, 16वीं से 18वीं और फिर 18वीं शताब्दी। और लास्ट में एक बात लिखी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि सभी विद्वानों ने यह माना है कि भाई जो 1650 का सन है, 1650 से और 1850 तक का जो सन है, ये जो 200 साल है ना भैया, ये 200 साल, ये 200 साल जो है ये राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कहलाते हैं। ये 200 साल राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कहलाते हैं। ये आपको याद रखनी है बात। कब से कब तक, 1650 से लेकर 1850, यानी 16वीं 18वीं शताब्दी नहीं कह सकते, इसके बीच से शुरू होगा, इसके बीच तक चलेगा। और जहां स्वतंत्र स्वरूप सामने आएगा ना, जहां स्वतंत्र स्वरूप सामने आया ना, वही काल क्या है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है, 1650 से लेकर 1850 तक का काल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि राजस्थानी भाषा के इतिहास की जानकारी आखिर हमें मिली कहां से है, राजस्थानी भाषा हमें देखने को कहां मिलती है ना। तो उद्योतन सूरी, जिन्होंने जालोर के अंदर बैठकर एक बड़े काव्य की रचना की, कुवल्यमाला, कुवल्यमाला जिसमें विभिन्न प्रकार की 18 देसी भाषाओं का वर्णन हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो उन देसी भाषाओं के अंदर उन्होंने मरुवाणी शब्द का जैसे प्रयोग किया, मारवाड़ी के लिए किया हालांकि, पर मरुवाणी प्रॉपर मारवाड़ी के लिए नहीं कह सकते, पूरी राजस्थानी के लिए कह सकते हैं। तो राजस्थानी भाषा से रिलेटेड प्राचीन ग्रंथों में प्रमाण जो आपसे पूछा जाए, आपके सामने उद्योतन सूरी का कुवल्यमाला, अबुल फजल अकबर के दरबार में, अकबर के दरबारी कवि, इन्होंने ग्रंथ लिखा आईने अकबरी, इसमें मिलता है। कुशल लाभ जी जो है उन्होंने ग्रंथ लिखा पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि वही ग्रंथ है मित्रों जिसमें पहली बार डिंगल शैली शब्द का, डिंगल शैली का प्रयोग मिलता है। और जॉर्ज गिरियर्सन, जॉर्ज गिरियर्सन के जो ग्रंथ हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, इसका हो सकता है ना। तो इनके अंदर आपको ध्यान रखना है वर्णन मिलता है, या लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपको ये जानकारी उपलब्ध होती है। कौन सी भाषा से रिलेटेड बात चल रही है, राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा से रिलेटेड ये जो प्रमाण है ये इन ग्रंथों से मिलते हैं। एक प्रश्न कई बार आता है कि राजस्थान का पहला भाषा सर्वेक्षक किसे माना गया है। तो राजस्थान का जो पहला भाषा सर्वेक्षक माना गया है वो जॉर्ज रेवरेंड मैकलिस्टर को माना गया है। जॉर्ज रेवरेंड मैकलिस्टर जो है, कहते हैं कि इन्होंने 1887 ईस्वी के अंदर जयपुर के स्टेट में बोलियों पर सर्वे किया था। कब किया था ये, 1887 में। जयपुर स्टेट यानी उस समय का ब्रिटिश भारत का जो स्टेट है उसके अंदर से है, जयपुर स्टेट हो गया, जयपुर रियासत कह सकते हैं। वहां पर इन्होंने जयपुर की बोलियां या उसके आसपास के क्षेत्र की बोलियों पर सर्वे किया
और पुस्तक उन्होंने लिखी है सर्वे ऑफ डायलेक्ट्स स्पोकन इन द स्टेट ऑफ जयपुर। ये जो पुस्तक है ये मैकलिस्टर जी की है और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने जयपुर स्टेट और इसके आसपास के क्षेत्र की भाषाओं पर सर्वे किया और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। ये पूरे राजस्थान की भाषाओं पे सर्वे नहीं है, ये केवल जयपुर रियासत के आसपास के क्षेत्र की भाषाओं पर, ये बोलियों पर सर्वे किया गया। पूरे राजस्थान की बोलियों पर सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन, जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, वो किया था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। देखिए गिरियर्सन जी जो है ना, उन्होंने हिंदी भाषा पर भी सर्वे किया और उन्होंने राजस्थानी पर भी किया। उत्तर भारत की बहुत सारी भाषाओं पर सर्वे करने वाले थे मिस्टर जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन ने राजस्थानी भाषा पर भी वैज्ञानिक विभाजन किया है और हिंदी भाषा पर भी किया है। यानी आपको हिंदी का वैज्ञानिक विभाजन पूछा जाए पहली बार तो भी आपका उत्तर होगा जॉर्ज गिरियर्सन। आपको राजस्थानी भाषा में पहला वैज्ञानिक विभाजन पूछा जाए तो भी उत्तर होगा जॉर्ज गिरियर्सन, जिन्होंने पूरे राजस्थान की भाषाओं को 5 भागों में विभक्त किया था। अपने पढ़ते हैं, देखिए जॉर्ज गिरियर्सन साहब जो हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें राजस्थानी शब्द का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया। यह भी प्रश्न कई बार आ जाता है, जैसे आपके लिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं शब्द आता है राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, ऐसे आता है ना, तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का कर्नल जेम्स टॉड ने किया। ऐसे ही आ जाए कि राजस्थानी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किया। इनकी दूसरी प्रमुख पुस्तक जो है उसका नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ इंडिया, ऐसा वर्णन मिलता है। और इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभक्त किया था, 5 भागों में। राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभक्त किया था जॉर्ज गिरियर्सन ने। उसका वर्णन अपन आगे पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। राजस्थानी भाषा की मुख्य लिपि कौन सी, ये प्रश्न आए तो आपको लिपि का मतलब क्या होता है। जब जो आप बोल रहे हैं, जो अपन बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, है ना, ये सब है ध्वनि, और जो मैं लिख रहा हूं ना ये लिपि है। जो मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि है ना। अपन सबसे छोटी इकाई ऐसे पढ़ते हैं कई बार भाषा की, तो वो ध्वनि है। और ध्वनि का जो एक रूप है उसको हम वर्ण बोल देते हैं, और वर्णों का रूप लिखित भी हो सकता है, अलिखित रूप हो तो उसको हम ध्वनि बोल देते हैं। और इनके लिए लिखने के लिए जब जिन चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन संकेतों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लिपि। तो भाई राजस्थानी भाषा को लिखने के लिए हमने जो लिपि यूज की उसमें एक तो है देवनागरी। देखिए देवनागरी लिपि वही है जो हिंदी की लिपि है। अब हिंदी को लिखना होता है तो कौन सी लिपि में लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं। परंतु यहाँ देवनागरी के साथ साथ अथवा नहीं है, ये प्लस है, यानी एक लिपि और, तो देवनागरी और इसके साथ साथ अगली जो लिपि है एक और, उसका नाम है महाजनी लिपि। हमने देवनागरी लिपि यूज की, महाजनी लिपि। देखिए महाजनी लिपि जो है भाई, इसका एक नाम मिलता है कि इसको मुड़िया लिपि कहा जाता है। महाजनी लिपि का एक नाम क्या मिलता है कि इसको मुड़िया लिपि कहा जाता है। इसको बणिया लिपि कह सकते हैं। महाजनों के द्वारा यूज की जाती थी। अपने बही खातों के अंदर महाजन जो होते थे, जो रिकॉर्ड रखते थे वित्तीय विभाग का, आर्थिक समीक्षा का जो रिकॉर्ड रखते थे उस समय राजा महाराजाओं के काल में, तो ये जो बणिया वर्ग था ये जिस लिपि का यूज करता था लिखने के लिए, जिस शैली का यूज करता था, उस लिपि को हम बोलते हैं महाजनी लिपि। और कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि इस महाजनी लिपि का प्रवर्तक जो है ना वो टोडरमल जी थे भाई। महाजनी लिपि का प्रवर्तक जो है टोडरमल थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल हम पढ़ते हैं कई बार। अकबर का वित्तीय विभाग जो था वो इन्हीं के स्पुर्द था। तो टोडरमल जो है वो महाजनी लिपि के प्रवर्तक हैं। और महाजनी लिपि को मुड़िया लिपि और बणिया लिपि भी कहा जाता है। मुड़िया लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसके जो अक्षरों की जो बनावट होती थी वो थोड़ी मुड़ी हुई होती थी। तो मुड़े हुए अक्षरों की बनावट होने के कारण, है ना, गुंडी वाले वर्णों का ज्यादा प्रयोग करने के कारण इसे मुड़िया लिपि कहा गया है। इसे बणिया लिपि बोलते हैं। और देवनागरी लिपि वो हिंदी वाली ही है, उसका प्रयोग भी इसमें किया जाता है। चलिए आगे चलें। आगे आपको क्या याद रखना है
कि जनगणना रिपोर्ट 1961 के अनुसार भारत के राजस्थान में जो बोलियां थी, राजस्थानी भाषा की जो बोलियां थी, उनकी संख्या आपको कितनी माननी है? 73। ये मैं पीछे आपको बता के गया हूं पहले। परंतु अगर आ जाए जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार, तो ये 71 बोलियां मानी गई हैं। ये 71 बोलियां भी जो है ना, कुछ एक दो विद्वानों का ही ये मानना है, नहीं तो लगभग अगर प्रश्न आए तो 73 बोलियों का उत्तर मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। फिर भी आप लोग इसको अन्य जगह पे चेक कर सकते हैं। बट अब तक जितना भी प्रश्न आया है, जहां भी आया है, उसमें मूल रूप से बोलियां कितनी मानी गई हैं? 73 बोलियां मानी गई है। इसके बाद में आता है कि वक्ताओं की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का स्थान कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का वक्ताओं की दृष्टि से पूरे विश्व में स्थान आपको पूछा जाए तो 16वां है। और भारतीय भाषाएं कह सकते हैं, भारतीय भाषाओं में इसका जो स्थान माना गया है वो माना गया है 7वां, वक्ताओं की दृष्टि से, मतलब बोलने वालों की दृष्टि से, उनकी संख्या के आधार पर। भाई अपन राजस्थानियों, अपन लोग जो है पूरे विश्व में हमारा बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर आपको ध्यान रखना है कितना स्थान है? 16वां। और पूरे भारत में अगर हम देखें ना, पूरे भारत में इतने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में से हम चेक करें अपने आप को, तो हम 7वें स्थान पे आते हैं बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर, वक्ताओं की दृष्टि से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में दो बड़े इंपॉर्टेंट बात दे रखी है। एक तो यह है कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी? आपसे प्रश्न किया जाए कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, तो राजस्थान की मातृभाषा आप कौन सी बताएंगे? राजस्थानी भाषा बताएंगे। पर आपको पूछा जाए राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो राजस्थान की राजभाषा आप कौन सी बताएंगे? हिंदी बताएंगे। दोनों अलग अलग बात याद रखनी है। अगर प्रश्न आए कि राजस्थान की मातृभाषा, तो आपका उत्तर होगा राजस्थानी। राजस्थान की राजभाषा, जो सरकारी कामकाज की भाषा जिसे संविधान ने अपनाया है, वो कौन सी है? हिंदी है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, आपको पूछा जाए हमारी मातृभाषा, हमारी माँ बोली है ना, कौन सी है? वो है राजस्थानी है। तो भी राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है भाई। इस दिन अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये मातृभाषा दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कौन स्टार्ट करेगा भाई? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे स्टार्ट करता है यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको शुरू किया है। और यूनेस्को ने इसको क्यों शुरू किया और कब शुरू किया? तो इस पे देखो लिखा हुआ है आपके सामने कि 21 फरवरी 1952 में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के कुछ युवा जो ढाका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, उन्होंने अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आंदोलन किया ढाका के युवाओं ने। और उस समय उस आंदोलन के दौरान बहुत सारे युवक जो हैं वो शहीद हो गए। अब वो जो युवक शहीद हुए, तो वो सूचना पूरे विश्व में फैली थी, पूरी दुनिया में फैली वो सूचना, वो न्यूज जो थी। और वो जब यूनेस्को तक पहुंचती है, तो यूनेस्को अपनी मदर टंग के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए बलिदान होने वाले उन युवाओं की याद में 1999 में, यानी 1999 में एक घोषणा करता है, यूनेस्को घोषणा करता है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाना चाहिए। और इसकी जब तारीख चुनने की बात आई, तो उसी दिन को चुना गया जिस दिन ढाका में यह आंदोलन हुआ था, यानी 21 फरवरी को। और यहीं पर यह दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया गया। 1999 से मनाना नहीं शुरू किया गया, 1999 में घोषणा हुई है, मनाना शुरू किया अगले साल सन 2000 में। आपको पूछा जाए पहली बार अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया, आपका उत्तर होगा 21 फरवरी सन 2000 में। घोषणा कब हुई? 1999 में। घटना कब की है? 1952 की है, ये ध्यान रखना। और ढाका से रिलेटेड घटना थी, उसको लेकर के ये शुरू हुआ। तो फिर हम राजस्थानियों ने भी अपनी मातृभाषा के लिए इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया। देखिए, राजस्थानी भाषा को संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं, आज उसको बचाने वाली जो संस्थाएं हैं, उसके मूल को बचाने वाली संस्थाएं हैं, या वो आंदोलनकारी कुछ संस्थाएं जो हमारी राजस्थानी भाषा को
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं, उन लोगों ने इस राजस्थानी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने का प्रयास किया। और इसके लिए वो जो आंदोलन चलता आ रहा है, उनको भी जरूरत थी कि एक मातृभाषा दिवस मनाया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा था 21 फरवरी को, उसी को हम लोगों ने अपने यहाँ राजस्थानी मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर लिया। परंतु ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से इसको मनाना जो शुरू किया गया है 21 फरवरी के दिन राजस्थानी भाषा दिवस, ये सरकार की ओर से जो मनाना शुरू किया गया, ये सन 2020 से मनाना शुरू किया गया है। तो सन 2020 जो है, यहां से हमने इसको मनाना प्रारंभ किया गया है। सरकारी स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में और सरकारी महाविद्यालयों में इसको प्रारंभ किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यानी अभी तक जो निजी स्कूल है, निजी विद्यालय है और निजी महाविद्यालय है, उनमें अभी तक इसको बाउंड नहीं किया गया है। जबकि सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों में बाउंड वहां भी नहीं है, पर घोषणा है कि हमें अपनी मातृभाषा दिवस, राजस्थानी मातृभाषा दिवस मनाया जाना चाहिए। आप युवा जो है, आप ही ये प्रयास कीजिए कि हम इसको निजी संस्थानों में भी इसको जोड़ें, इसको ऐड करें और हर 21 फरवरी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ साथ अपना राजस्थानी मातृभाषा दिवस मनाएं। ऐसा आप लोग भी संकल्प कीजिए। और सरकार की ओर से अगर प्रश्न आए तो 2020 से हमने मनाना शुरू किया, आज 2024 चल रहा है। पहला राजस्थानी भाषा दिवस 2020 में, दूसरा 21 में, फिर 22 में, फिर 23 में, यानी 5वां ये हम मनाने जा रहे हैं। 21 फरवरी आने वाली है और इस 21 फरवरी को हम लोग 5वां राजस्थानी भाषा दिवस मनाएंगे। और आप लोग संकल्प कीजिए, ईश्वर करे आप सबका सिलेक्शन हो, परीक्षा पास हो, आप लोग भी 5वां ये राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मेरे साथ ही मनाएं, अपन सब मिलकर के बनाएं, ऐसा प्रण करते हैं। आगे बात करते हैं कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी, तो हिंदी है। भाई हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम हर साल 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाए, आपसे कोई पूछ ही ले तो आप बताएंगे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया, है ना, जो संविधान बन रहा था उसमें शामिल किया गया। तो इसीलिए 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया। आपको कोई पूछे राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को क्यों मना रहे हो भाई, 21 फरवरी को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 21 फरवरी को यूनेस्को ने घोषणा की थी कि 1999 से घोषणा की थी कि भाई हम लोग हर वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। तो इस तरीके से परंपरा प्रारंभ हो गई। चलें आगे। देखिए राजस्थानी भाषा का विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया विभाजन। भी राजस्थानी भाषा का ना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विभाजन किए। पहले तो इसको मैं थोड़ा आपको एक तरीके से इसको मैं बताता हूं, आप थोड़ा सा इसको देखें। देखिए आप लोग ऐसे याद रखें, मैं अलग अलग बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक बंदा आ रहा है LP टेसीटोरी। अब LP टेसीटोरी है ना, इन्होंने पूरे राजस्थान की भाषा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने 2 ही पार्टीशन किए, दिमाग में रखना। LP टेसीटोरी आ जाए, आप कितने विभाजन बताओगे, 2। इन्होंने 2 विभाजन किया। अब ये दिशा आपको पता है पूर्वी है, तो इससे आप ये अनुमान लगाएं कि इन्होंने एक नाम तो दिया था पूर्वी राजस्थानी और एक नाम इन्होंने दिया पश्चिमी राजस्थानी। इसका वर्गीकरण अपन आगे पढ़ते हैं। एक बार आप नाम याद कीजिए, नाम याद कर लीजिए, इसका वर्गीकरण आगे पढ़ते हैं। तो LP टेसीटोरी जो है उन्होंने 2 पार्टीशन किए हैं, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। अब दिशाएं तो 4 होती हैं भाई, 4 होती है तो फिर 4 नाम होने चाहिए। तो 4 नाम की बात आगे आएगी कि भाई इसको 4 नाम किसने दिया। तो 4 नाम की अगर बात आए, 4 नाम की अगर बात आए तो आपको याद रखना है कि एक नरोत्तम जी शर्मा हुए हैं और उन्होंने इसको कितने भागों में डिवाइड किया, 4। उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। जबकि अभी हमने पढ़ा था
कि एलपी टेसीटोरी ने कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। चलिए इसको दोबारा देखें हम कि नरोत्तम जी शर्मा जो हैं, नरोत्तम जी शर्मा की बात आए तो फिर ये वाला चित्र याद रखना, और इस वाले चित्र में आप पॉइंट कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, ये हो गया पश्चिमी राजस्थानी, इसको आप लिखेंगे पूर्वी राजस्थानी, इधर की भाषा हो गई उत्तरी राजस्थानी, और यहां की भाषा हो गई दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है जी। इसके बाद में आए जॉर्ज अब्राहम गिलियर्सन। तो जॉर्ज गिलियर्सन जो आए, इन्होंने राजस्थानी भाषा जो है इसको 5 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 5। और नरोत्तम शर्मा ने कितना किया था? 4। ठीक है, अब इन्होंने जो दिशाएं मानी है, आपको वो दिशाएं इस तरीके से यहां याद रखनी है। ये जो निशान लगाया है इसको आप बोलेंगे पश्चिमी राजस्थानी, इसको आप बोलेंगे दक्षिणी राजस्थानी। ये तो ठीक है, ये नाम तो पीछे भी आ रहे हैं, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पीछे से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर ये जो 3 है ना पॉइंट, ये नहीं मिलेंगे आपको, ये पुराने वालों में नहीं मिलेगा। पश्चिमी राजस्थानी वहां भी यूज हुआ है, पश्चिमी राजस्थानी यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, पर यहाँ पर ये जो 3 बिंदु और हैं, 3 है ना, ये वर्गीकरण आपको याद रखने हैं। इसको आप बोलेंगे उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। ये जो मिडल से पॉइंट उठाया है तो इसको आप बोलेंगे मध्य पूर्वी राजस्थानी, और इसको आप बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो इस तरीके से मित्रों आपको ये अलग अलग कंसेप्ट जो आपके सामने आ रहा है इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जॉर्ज गिलियर्सन ने 5 भागों में डिवाइड किया इसको कि पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। ये आपको याद रखना है। और फिर इसका एक स्वरूप, जो नया स्वरूप हमारे सामने आया, वो नया स्वरूप दिया गया था मोतीलाल जी मेनारिया के द्वारा। मोतीलाल मेनारिया ना, इन्होंने नाम दिया मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी, इस तरीके से नाम दिया गया। तो इसको आपको याद करना हो तो इसका कंसेप्ट आप यहां देखिए कि मोतीलाल जी ने क्या कहा। मोतीलाल मेनारिया ने इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में। 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। इसको मोतीलाल जी मेनारिया जो है इन्होंने इसको 5 भागों में डिवाइड किया। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बाग में मामा ढूंढ, बाग में मामा ढूंढ, बाग में मामा ढूंढ, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बाग जो है इससे आप बनाइए, बाग से बनेगा बागड़ी, बाग से आप बनाएंगे बागड़ी, बागड़ी, और मे से आप बनाइए मेवाती, मेवाड़ी नहीं बनाना, मेवाती, मां से आप बनाइएगा मारवाड़ी, इस मां से आप बनाएंगे मालवी, और ढूंढ से आप बनाएंगे ढूंढाड़ी। ठीक है, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि मे से मेवाड़ी नहीं बनानी, मे से मेवाती बनानी है। बाकी तो ढूंढ लोगे तो अपने अपने मामा को ढूंढो, और मामा कहाँ मिलेंगे भाई? मामा छुपे हुए हैं बाग में, बाग में जाके अपने अपने मामा को ढूंढो। तो बाग में मामा ढूंढ आए, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका अलग अलग पार्टीशन यहाँ किया गया है, जैसे टेरिटोरी के अनुसार पश्चिमी राजस्थानी जिसमें शेखावाटी, खड़ी जोधपुरी, ढटकी, बीकानेरी, थड़ी, किशनगढ़ी, खेराड़ी आदि कई भाषाएं आती हैं। पूर्वी राजस्थानी में भी इस प्रकार से खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, नागरचौल कई भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। जॉर्ज अब्राहम गिलियर्सन ने अलग अलग भाषाएं बताई हैं। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी को इसने शामिल कर लिया। ढटकी, बीकानेरी, बागड़ी, ध्यान रखें ये बिल्लों वाली बागड़ी नहीं है, ये हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर वाली बागड़ी है भाई, है ना। हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र की जो बागड़ी है, हम लोग जो बागड़ी बोलते हैं ना, ये बागड़ी हमारे क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थानी में जो ये बागड़ी है ना, इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया जॉर्ज अब्राहम गिलियर्सन ने। उसके बाद में
उत्तरी पूर्वी राजस्थानी ये मेवाती और अहीरवाटी है। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, तोरावाटी, हाड़ौती और किशनगढ़ी आ जाएगी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में रागड़ी और सौंदवाड़ी। इन सब का वर्गीकरण मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरा वर्गीकृत करके पढ़ेंगे इसको अपने एक एक करके आराम से। ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी राजस्थानी को इसने जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने क्या कहा है, इसको कहा है निमाड़ी, इसे निमाड़ी कहा गया है। ये आपको वर्गीकरण आपको याद रखना है। चलिए लास्ट जो बात है आज की वो ये है, चलिए लास्ट जो बात है कि राजस्थानी भाषा की साहित्य लेखन शैलियां। देखिए पूरे राजस्थानी भाषा को ना दो भागों में विभक्त किया गया है। ये तो एक तो ये सीधा ही प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि डिंगल क्या है। कई लोग इसको भाषा बोलते हैं, है ना, कई बोलते हैं डिंगल भाषा में लिखा गया। हाँ बोलने को है, कई ग्रंथ मैं भी पढ़ता हूँ बुक्स, तो उसमें भी डिंगल को भाषा शब्द से उच्चारित किया जा रहा है कि डिंगल भाषा, पिंगल भाषा। भाषा नहीं बोल के आप इसको शैलियां बोलिए, है ना, कि ये शैली है। और ये प्रश्न डायरेक्टली परीक्षा में आ भी चुका है कि डिंगल क्या है, और उसमें एक ऑप्शन भाषा था, दूसरा ऑप्शन था साहित्य लेखन शैलियां। तो आपको डिंगल आ जाए ना क्या है, और ऑप्शन पहले ये देखना कि साहित्य लेखन शैलियां, अगर ये हो तो ठीक है, नहीं तो भाषा कर दीजिए। ठीक है, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, डिंगल और पिंगल। ये देखिए डिंगल इस तरफ लिखा हुआ है, पिंगल इस तरफ लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा इसको समझिएगा। पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है इसको क्या कहा गया है, डिंगल। ये पश्चिम में यूज होता है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, इसको क्या कहा गया है, पिंगल। इधर डिंगल है, इधर पिंगल है। पश्चिमी राजस्थान के चारण कवियों ने इसका प्रयोग ज्यादातर किया। भाटों ने प्रयोग किया, वो किसका किया था, भाट कवियों ने पिंगल शैली का, ये ध्यान रखें। फिर आ जाए कि मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी, भाई चारणों ने जो बोली यूज की, चारणों की जो बोली है वो आपको याद रखना है, मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। जबकि भाटों ने ब्रज मिश्रित राजस्थानी का प्रयोग किया था, क्योंकि ब्रज क्षेत्र इस तरफ पूर्व की तरफ ही पड़ेगा। इसके बाद ये जो प्रभावित है ये किससे है, गुर्जर अपभ्रंश से। क्योंकि मैंने आपको जो एक नक्शा बनाकर बताया तो गुजरात की ओर से गुर्जर अपभ्रंश का प्रभाव पड़ेगा, तो मारवाड़ी बोली पर जो प्रभाव पड़ेगा वो तो गुर्जर अपभ्रंश का पड़ेगा। और इस तरफ उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभाव जो पड़ रहा था किस अपभ्रंश का, शोरसेनी अपभ्रंश का, तो वो उधर शोरसेनी अपभ्रंश आ जाएगा। इसमें मुख्य रूप से वीरस प्रधान रहता है, यहाँ मुख्य रूप से सिंगारस प्रधान रहता है। ये गीति काव्य में इसका रूप मिलता है। गीति काव्य मतलब कि जब आप डिंगल को गाते हैं, डिंगल में लिखी कविताओं का उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है कि आप गीत गा रहे हैं। डिंगल में लिखी कविताओं का जब आप उच्चारण करेंगे तो लगेगा आप गीत गा रहे हैं, जबकि यहाँ पिंगल में लिखे काव्यों का जब आप उच्चारण करेंगे तो लगेगा कि आप लोग छंद गा रहे हैं, कोई छंद सुना रहे हैं। इस तरीके छंद के उच्चारण में और गीत के उच्चारण में थोड़ा सा फर्क लगता है, तो ये आपको अलग अलग याद रखना है। कवि कलोल द्वारा कृत डोला मारूरा दुहा, बिट्टू सूजा का अचलदास खिंचेरी वचनिका, बिट्टू सूजा द्वारा कृत ही राव जे सिरो छंद, और सायाजी झूला कृत रुक्मणी हरण, और नाग दमन वीर भान का राज रूपक। इन सबको आपको ध्यान रखना है भाई। ये सब जो है ये बिट्टू सूजा का नहीं है। अचलदास खिंचेरी वचनिका जो है ये आपको ध्यान रखना है शिवदास गार्डन का है, शिवदास गार्डन। ठीक है, शिवदास गार्डन का ग्रंथ है अचलदास खिंचेरी वचनिका, और बिट्टू सूजा का है रावजे सिरो छंद। ये प्रिंट मिस हो गया है। सायाजी झोलाकृत रुक्मणी हरण और नागदमन वीर भानकृत राजरूपक, ये इतने ग्रंथ जो लिखे हुए हैं ये सारे डिंगल में हैं, आपको याद करने। पिंगल वाले लगभग रासो ग्रंथ आएंगे। ठीक है, जैसे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, नल सिंह का विजयपाल रासो, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर भी इसके अंतर्गत आएगा, सारंगधर का हमीर रासो, दलपति विजय का कुमार रासो, ये ग्रंथ इस तरफ आएंगे। ये पूरा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि, ध्यान रखें कुशल लाभ का ग्रंथ कौन सा, पिंगल शिरोमणि, और इसमें पहली बार डिंगल शैली का प्रयोग किया गया था। बांकीदास ने अपने ग्रंथ कु कवि 32 में डिंगल शब्द का पहली बार प्रयोग किया। देखिए दो बातें, अगर आ जाए डिंगल शब्द का पहला प्रयोग तब तो बांकीदास का कुकवि 32, और अगर आ जाए डिंगल शैली का पहला प्रयोग
तब आप क्या बताएंगे, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसका है, कुशल लाभ का। तो ये आपका जो भाषा और बोलियों का कंसेप्ट जो चल रहा है, ये टॉपिक जो चल रहा है, ये इसका पहला पार्ट है। और अगले पार्ट के साथ, अगले भाग के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।